चलिए बच्चों, वेरी 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 गुड आफ्टरनून। आज बच्चों हम रियल नंबर्स को आगे फर्दर करने जा रहे हैं। अभी तक हम पहले डिस्कस कर लेते हैं कि हमने रियल नंबर्स जो चैप्टर है उसमें हमने क्या क्या कवर करा है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने रियल नंबर्स की एनसीईआरटी कवर करी है, उसके सारी एक्सरसाइजेस, एक्सरसाइज 1.1 1.2 विद एग्जांपल्स, है ना। देन हमने उसका हायर लेवल करा, दैट इज योर फेज टू। फेज टू में बच्चों हमने क्या करा, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करी, और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में सबसे पहले हमने एमसीक्यू को डिस्कस करा, साथ में उसकी एग्जांपल्स, देन उसके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हमने सॉल्व करे। अब बच्चों, जब हम ये दो स्टेप्स कर चुके हैं तो अब हम स्टेप नंबर 3 यानी फेज 3 में आ चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर एक बेस असाइनमेंट को सॉल्व करेंगे, जो कि अभी तक हमने कवर करा है, जो कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और एनसीईआरटी हमने कर चुके हैं, उसके थ्रू हमने एक असाइनमेंट डिस्कस करनी है। अब इस असाइनमेंट में क्या होगा, इस असाइनमेंट में हम कुछ चीजें स्टेप्स बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। जैसे फेज 1 में जब हम डिस्कशन करेंगे तो हमारे पास सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे, एंड जब हम फेज 2 में जाएंगे तो हमारे पास केस स्टडी आएगी। देन फेज 3 जब हम करेंगे तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, असर्शन रीजनिंग, एंड जो लास्ट फेज होगा उसमें हम क्या करेंगे, सारे के सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आज हम जो कंसेप्ट सारे डिस्कस करेंगे वो हम ऑलरेडी क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, बस उसका एक हाई लेवल के ऊपर डिस्कशन आ रही है, और उसके ऊपर हम ये जो असाइनमेंट हमारी बनी है उस असाइनमेंट के थ्रू हम सारे के सारे कंसेप्ट्स को क्लियर करेंगे। तो एक बार सारे बच्चे ध्यान से देखिए कि जो हमने करना है असाइनमेंट में उनके क्या क्या स्टेप्स हैं, उन्होंने क्या क्या हमने करना है। सबसे पहले देखिए, रियल नंबर्स के असाइनमेंट में जो हम फर्स्ट 5 क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज योर एमसीक्यू क्वेश्चन। एमसीक्यू में क्या होगा कि आपको एक क्वेश्चन दिया होगा, साथ में उसके 4 ऑप्शंस दिए होंगे। एक क्वेश्चन दिया होगा और साथ में उसके 4 क्वेश्चंस दिए होंगे, और इसकी उसी के साथ साथ हमारे पास हर क्वेश्चन के साथ साथ उसके एमसीक्यू ऑप्शंस जरूर दिए होंगे। तो फर्स्ट 5 क्वेश्चन जो हैं दैट इज योर एमसीक्यू क्वेश्चन। और एमसीक्यू याद रखना, पेपर में टोटल एमसीक्यू आपके 20 मार्क्स के आने ही आने हैं, और हर एमसीक्यू की जो वैल्यू है वो 1 मार्क ईच है। तो आज हम फर्स्ट स्टेप में सारे एमसीक्यू पर डिस्कशंस करेंगे। देन अगर हम उसके बाद वाला स्टेप लीजिए तो हमारे पास जो केस स्टडी है, हर पेपर में याद रखना 3 केस स्टडी आनी ही आनी है। हर पेपर में याद रखना 3 केस स्टडी आनी है, और हर केस स्टडी की जो वेटेज है वो 4 नंबर की है। तो यानी हमारे पास 12 मार्क्स जो पेपर में आएंगे दैट इज ऑफ योर केस स्टडी। तो सेकेंड स्टेप यानी सेकेंड फेज में हम क्या करेंगे, चैप्टर 1 के जो केस स्टडी है उसके ऊपर हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। जैसे मैंने क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, ये तीनों के तीनों क्या करें, केस स्टडी के डिस्कशंस करें, और इसमें हमने क्या करें, इनके क्वेश्चंस पुट अप करे हैं, जैसे 1 क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 एंड क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2। सो यानी स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, जो चैप्टर 1 हमने पढ़ा है उस चैप्टर की सारी जितनी केस स्टडीज है उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। देन बच्चों स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 में हमने क्या करना है बच्चों, कि हमारे पास कुछ क्वेश्चन जो होंगे वो असर्शन रीजनिंग के होंगे। जैसे आपको नजर आ रहा है कि मैंने इधर कुछ क्वेश्चंस असर्शन रीजनिंग के डाले और इधर भी हमने कुछ क्वेश्चंस क्या करे हैं, असर्शन रीजनिंग के डाले। तो कुछ क्वेश्चंस हम असर्शन रीजनिंग के ऊपर भी डिस्कस करेंगे, और जो चैप्टर का पूरा ओवरऑल लुक है, ओवरऑल जो कवर हमने करा है वो सारी की सारी डिटेल्स मैंने ये साइड में लिख दी है, कि हमने एचसीएफ एलसीएफ को डिस्कशन करा है, प्राइम फैक्टराइजेशन, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, कंपोजिट नंबर्स, वर्ड प्रॉब्लम, केस स्टडीज, हमारे पास एचसीएफ हो गया, एलसीएम हो गया, उसके बाद थोड़ी सी प्रॉब्लम्स होगी, सारी की सारी जो क्वेश्चंस हैं दे आर ऑफ केस स्टडीज। जब ये हमारे फेज कंप्लीट हो गए, फेज 3, देन मेन हमारे पास आ जाता है फेज नंबर 4, एंड दैट फेज इज कॉल्ड सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। मतलब हमारे पास पेपर में अगर एग्जामिनर अगर डालेगा तो मान के चलिए जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा या तो वो 3 नंबर में आएगा या 2 मार्कर आएगा। तो यानी हमारे पास जिस चैप्टर में से अगर सब्जेक्टिव पार्ट है तो उसमें आइदर 3 मार्क्स क्वेश्चन और 2 मार्क्स। असर्शन रीजनिंग पेपर में 1 मार्कर ही आएगी, एमसीक्यू के साथ ही आएगी, क्योंकि एमसीक्यू में फर्स्ट 18 क्वेश्चन एमसीक्यू के होंगे। देन जो 19 एंड 20th क्वेश्चन होगा दैट विल बी ऑफ असर्शन एंड रीजनिंग। केस स्टडी हमेशा याद रखना, टोटल पूरे पेपर में 80 मार्क्स में से 3 केस स्टडी बनेगी, और हर केस स्टडी की जो वेटेज है 4 मार्क्स। सो दीज आर द स्टेप्स। स्टेप्स कैसे कैसे हमने फॉलो करने हैं, सबसे पहले हमने सारे एमसीक्यू कवर करने हैं, एमसीक्यू के बाद हमने केस स्टडी को कवर करना है, केस स्टडी के बाद बच्चों असर्शन रीजनिंग, एंड लास्ट एंड फेज 4 दैट इज योर सब्जेक्टिव क्वेश्चन। सो ये सारा का सारा ओवरऑल हमने इस चैप्टर में डिस्कस करके चलना है। क्लियर है मेरी बात? चलिए अब बच्चों आ जाइए, हम नेक्स्ट जो आज स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज योर एमसीक्यू क्वेश्चंस। क्या है बच्चों, ये एमसीक्यू के क्वेश्चंस हमें दिए गए हैं, आज हम उनके ऊपर डिस्कशन करते हैं। एमसीक्यू में क्या होगा, आपको एक स्टेटमेंट दी होगी, उस स्टेटमेंट से आपने क्या करना है,
उस स्टेटमेंट को पहले अंडरस्टैंड करना है, रीजनिंग टाइप क्वेश्चन है, देन उसके 4 ऑप्शंस है और उन चारों में से आपने क्या करना है, कोई एक करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। अब बच्चों क्वेश्चन क्या दिया है जरा ध्यान से देखिए, कहता है एलसीएम, कहता है एलसीएम, एलसीएम बताना है ऑफ द गिवन नंबर्स x एंड y। कहता है व्हाट इज द एलसीएम ऑफ गिवन नंबर x एंड y, क्या इनका एलसीएम होगा, वेयर y इज अ मल्टीपल ऑफ x, वेयर y इज अ मल्टीपल ऑफ x। ये स्टेटमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है जो उसने लिखी है, y इज अ, सारे बोलो ध्यान से, मल्टीपल ऑफ x। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट, ध्यान से समझिएगा। जैसे मैं क्या बोल सकता हूं बच्चों, 12 इज अ मल्टीपल ऑफ 3, 12 इज अ मल्टीपल ऑफ 3 भी ले सकते हो, 2 भी ले सकते हो, 4। अब सर इसका मतलब समझाइए। मतलब ये है बच्चों कि यहां पे जो नंबर दिया गया है उस नंबर को मैं कितने से मल्टीप्लाई करूं, उस नंबर को मैं कितने से मल्टीप्लाई कर दूं कि वो 12 के इक्वल बन जाए, उस नंबर को मैं कितने से मल्टीप्लाई करूं कि वो 12 के इक्वल बन जाए। तो यानी जब भी कभी आपको एक स्टेटमेंट दी होगी कि दिस नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ दिस, तो इसका मतलब जो नंबर आपको मल्टीपल दिया है वो नंबर हमेशा बड़ा होता है। जो नंबर आपको मल्टीपल दिया है दैट इज ऑलवेज अ ग्रेटर नंबर। जैसे मैंने एग्जांपल में बताया 12 जो है वो 3 का मल्टीपल है, तो इसका मतलब 12 आपका बड़ा नंबर है और जो 3 है वो आपका छोटा नंबर है। तो अगर मैं आपसे दो नंबर अज्यूम करके चल रहा हूं कि एक नंबर 12 है, एक नंबर 3 है, एक नंबर 12 है और एक नंबर क्या है, 3 है, अज्यूम कर रहे हैं, लेट अस सपोज एक नंबर 3 है, एक नंबर हमारे पास क्या है, 12। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ दीज टू नंबर्स, व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ दीज टू नंबर्स। तो ऑब्वियस सी बात है बच्चों, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन 3 into 1 और इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन 2 into 2 into 3 into 1, जो की हो जाएगी बच्चों 2 स्क्वायर into 3। बोलो यस सर, बिल्कुल सही है। अब बच्चों इसमें अगर मैं एचसीएफ पूछूंगा तो ऑब्वियस सी बात है इसका जो एचसीएफ होगा वो 3 आएगा। बोलो मेरी बात क्लियर है, एचसीएफ इज 3। बट अगर मैं इसका एलसीएम पूछूंगा, एलसीएम जो एलसीएम होगा उसमें सबसे हाईएस्ट पावर 2 की पावर 2 और जो नेक्स्ट हाईएस्ट 3 में फैक्टर है वो 3 ही आएगा। तो इसका मतलब जो एलसीएम आएगा वो हमेशा याद रखना 12 आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी कहीं ऐसी स्टेटमेंट लिखी होगी जिसमें कि एक नंबर आपको बोला है इसका मल्टीपल है, तो जो बड़ा नंबर होगा, जो बड़ा नंबर होगा वो हमेशा हमारा एलसीएम होगा और जो हमारा छोटा नंबर होगा वो हमारा एचसीएफ होगा। फिर से रिपीट कर रहा हूं, जो हमारा बड़ा नंबर है वो हमारा हमेशा एलसीएम होगा और जो हमारा छोटा नंबर है वो हमारा क्या होगा, एचसीएफ। तो अब स्टेटमेंट में बोला था y इज अ मल्टीपल ऑफ x, तो इसका मतलब y इज अ मल्टीपल ऑफ x। इसका मतलब सर इस क्वेश्चन का जो एलसीएम है सर वो y है और इस क्वेश्चन का जो एचसीएफ है बच्चों वो x है। बोलो मेरी बात क्लियर है, बोलो क्लियर है। क्वेश्चन क्या था कि भाई y जो है वो x का मल्टीपल है, y इसका मल्टीपल मतलब इसको कितने से मल्टीप्लाई करूं कि y बन जाए। तो इसका मतलब एक एग्जांपल मैंने ली, 12 जो है वो 3 का मल्टीपल है, तो 3 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 12 बन जाए। तो इसका मतलब 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी 12 बनेगा। तो इसमें दोनों में जो बड़ा नंबर है वो 12 है, छोटा नंबर जो है 3 है। तो जब हमने इसका एचसीएफ निकाला तो 3 आया, जब इसका एलसीएम निकाला तो वो 12 आया। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में जो बड़ा नंबर है वो हमेशा एलसीएम आएगा और जो छोटा नंबर है वो हमेशा एचसीएफ आएगा। तो अब क्वेश्चन क्या था, अभी एलसीएम ऑफ द गिवन नंबर x एंड y निकालना है, where y is a multiple of x, y जो है वो x का मल्टीपल है, then what is the LCM। तो LCM बच्चों इसका क्या आ जाएगा, ध्यान से देखिए, LCM इसका y आ जाएगा, that is your option number B। अब इसी क्वेश्चन में सेम स्टेटमेंट होती कि भी LCM ऑफ LCM के बजाय HCF ऑफ गिवन नंबर x और y क्या है, और अगर हमें स्टेटमेंट में बोला है y इज अ मल्टीपल ऑफ x, तो उस केस में जो छोटा नंबर है वो उसका आंसर होता है। तो इसका मतलब जो HCF है वो इस केस में x है। क्लियर मेरी बात, क्लियर। चलिए ऑप्शन नंबर बी को टिक कर देना, ठीक है। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन पे आ जाइए। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एज अ 1 मार्कर क्वेश्चन, जो मैंने पहले भी आपसे एक बार डिस्कस करा है क्लास में। क्या क्वेश्चन है, एचसीएफ ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट मतलब सबसे छोटा प्राइम नंबर, एंड द स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर, सबसे छोटा कॉम्पोजिट नंबर। एक तो हमसे वर्ड पूछा स्मॉलेस्ट सबसे छोटा, स्मॉलेस्ट कौन सा नंबर, प्राइम नंबर, सबसे छोटा प्राइम नंबर बच्चों 2, सबसे छोटा प्राइम नंबर सर 2। फिर उसने पूछा सबसे छोटा कॉम्पोजिट नंबर सर वो होता है 4। फिर से वही क्वेश्चन दोबारा जो पिछले वाले कंसेप्ट से हम कहते हैं, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2, सबसे छोटा कॉम्पोजिट नंबर 4। अब इसका एचसीएफ एलसीएम पूछा है
क्या पूछा बच्चों इसका HCF एंड LCM। ऑब्वियस सी बात है सर, अगर 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 4 इसका मल्टीपल है, 4 इसका मल्टीपल है, तो इसका मतलब अगर HCF है तो छोटा नंबर दैट इज 2, और अगर LCM है तो बड़ा नंबर दैट इज 4। तो अगर HCF पूछा है तो बच्चों इसका आंसर 2 होगा, और अगर LCM पूछा है तो इसका आंसर बच्चों क्या होगा 4। अब उसने क्वेश्चन में क्या पूछा था जरा ध्यान से देखिए, व्हाट इज द HCF ऑफ स्मॉलेस्ट सबसे छोटा प्राइम नंबर एंड व्हाट इज द एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, एंड इस केस में HCF पूछा है तो जो HCF होगा बच्चों इस क्वेश्चन का कितना आ जाएगा 2। अगर इसी क्वेश्चन में पूछा होता व्हाट इज द LCM ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, इस केस का जो आंसर होता दैट वुड बी 4। बोलो मेरी बात क्लियर है? क्लियर है बिल्कुल। सो फर्स्ट 2 क्वेश्चंस एक दूसरे से इंटरलिंक थे, सेम कंसेप्ट पे थे जो मैंने आपको करवाया, ठीक है क्लियर। अब आ जाइए बच्चों इसी के ऊपर अगला क्वेश्चन। अगेन ये क्वेश्चन भी हमने लेक्चर्स में डिस्कस करा हुआ है, एक बार दोबारा से हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। कहता है इफ 2 पॉजिटिव नंबर्स A एंड B, 2 पॉजिटिव नंबर्स है A एंड B, उनकी फॉर्म लिखी हुई है A की और B की। किसकी फॉर्म लिखी हुई है? A की और B की। देखिए A की फॉर्म दी हुई है x क्यूब, कुछ नहीं है साइन तो बीच में मल्टीप्लाई डाल दीजिए, और B का है x की पावर कुछ नहीं है तो 1 रखिए, मल्टीप्लाई बाय y रेज टू पावर 3। चलिए हमने पहले A और B को लिख लिया। अब उसने क्वेश्चन में क्या पूछा है कि अगर x और y कोई प्राइम नंबर दिए हुए हैं देन व्हाट इज द HCF। HCF हमने फाइंड आउट करना है दोनों नंबर्स का। हम HCF भी निकाल सकते हैं, हम LCM भी निकाल सकते हैं। अब पहले HCF की बात करते हैं। तो HCF मैंने आपको क्या बताया था, जो दोनों में कॉमन पर जिसकी पावर क्या होनी चाहिए छोटी। तो x दोनों में कॉमन है पर छोटी पावर x की पावर 1। अब y में भी दोनों में कॉमन है, y भी दोनों में कॉमन है पर पावर छोटी मतलब y raised to power 2। So the answer comes out to be xy square। बच्चों अगर इसी क्वेश्चन का, सेम क्वेश्चन का टीचर आपसे पूछता व्हाट इज द LCM। LCM में क्या होता है, सबसे हाईएस्ट फैक्टर्स मतलब जिनकी पावर सबसे बड़ी हो। तो x में सबसे हाईएस्ट पावर है x की पावर 3 और y में सबसे हाईएस्ट पावर है y की पावर 3। सो द आंसर कम्स आउट टू बी x क्यूब y क्यूब। बोलो मेरी बात क्लियर है? क्लियर है सारे? बोलो यस है। चलिए अब क्वेश्चन में क्या पूछा था, व्हाट इज द HCF ऑफ द नंबर A एंड B। बच्चों HCF हमारे पास आया है xy स्क्वायर, तो xy स्क्वायर का मतलब जो हमारा ऑप्शन नंबर B है दैट विल बी आवर करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 3। क्लियर। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 MCQ। अगेन सेम कंसेप्ट, पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने आपसे इसी क्वेश्चन का क्या पूछा था, HCF। अब सेम चीज मैंने पूछी है, अब इस बार टर्म चेंज हो गई है, जहां पे टर्म x और y था अब टर्म चेंज हो गया a और b आ गया, ठीक है। अब वो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इफ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स p एंड q, इफ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स p एंड q आर एक्सप्रेस एज, p की वैल्यू भी दी हुई है और q की वैल्यू भी दी हुई है, वेयर a एंड b आर प्राइम इंटीजर्स जो भी है, देन व्हाट इज द LCM ऑफ p एंड q। पिछला क्वेश्चन जो था वो HCF का था, अब जो है वो LCM का आ गया है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखिए क्या दी हुई है ध्यान से। कहता है जो p नंबर दिया हुआ है आपको दैट इज a मल्टीप्लाई बाय b स्क्वायर, a मल्टीप्लाई बाय b स्क्वायर। अब बच्चों a की पावर में कुछ भी नहीं है तो सर आप ऑब्वियस सी बात है 1 रखेंगे, बिल्कुल सही है सर। दूसरा नंबर क्या दिया हुआ q की जो वैल्यू है वो a क्यूब मल्टीप्लाई बाय b रेज टू पावर 1, क्योंकि पावर में कुछ नहीं है तो पावर में 1 रखेंगे। अब मैंने कहा बच्चों सबसे पहले इस क्वेश्चन का व्हाट इज द HCF, व्हाट इज द HCF ऑफ p एंड q। सर कॉमन फैक्टर जिनकी पावर सबसे छोटी हो, कॉमन फैक्टर जिनकी पावर सबसे छोटी हो तो आंसर में a की पावर 1 तो आएगा ही आएगा, साथ में बच्चों b की पावर 1 भी आएगा। क्यों? क्योंकि सर a दोनों में कॉमन है पर छोटा पावर कौन है, a की पावर 1। इधर b सर दोनों में कॉमन है पर सर छोटा पावर कौन है, b की पावर 1। तो व्हाट इज द HCF ऑफ दिस क्वेश्चन, सर दैट इज a मल्टीप्लाई बाय b, या हम इसको a b भी बोल सकते हैं। अब इसी क्वेश्चन का अगर सर आपने पूछा होता व्हाट इज द LCM, व्हाट इज द LCM। LCM सर वो होता है जिनकी पावर सबसे बड़ी हो। अब a में सबसे हाईएस्ट पावर सर a रेज टू पावर 3 और b में सर सबसे हाईएस्ट पावर सर b रेज टू पावर 2। सो द आंसर कम्स आउट टू बी सर a क्यूब into b स्क्वायर। आंसर कम्स आउट टू बी सर a क्यूब into b स्क्वायर। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया था बच्चों, क्वेश्चन में ये पूछा गया था व्हाट इज द LCM, व्हाट इज द LCM। तो LCM ऑफ द क्वेश्चन इस वाले का दैट इज a क्यूब into b स्क्वायर, एंड द ऑप्शन नंबर कौन सा सही है बच्चों, C इज करेक्ट। क्लियर मेरी बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन प्राइम फैक्टराइजेशन का है, दिस क्वेश्चन इज ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन, जो हमने सबसे पहला
कंसेप्ट सीखा था प्राइम फैक्टराइजेशन। अब प्राइम फैक्टराइजेशन में हमें क्या दिया हुआ है उसने, जस्ट लाइक टेबल सा दे दिया। अब इस टेबल से हमें क्या बोला हुआ है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इन द गिवन फिगर, कुछ नहीं करना, जस्ट मल्टीप्लाई करना है, दैट्स इट। जैसे अब उसने क्या बोला है कि भी ऐसे एक फैक्टराइजेशन करके दिया हुआ है कि जैसे अगर हम बॉटम से स्टार्ट करें तो बॉटम का मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इफ वी मल्टीप्लाई 7 into 3 वी विल गेट द वैल्यू ऑफ x, वी विल गेट द वैल्यू ऑफ x। तो अगर मैं 7 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 7 को 3 से मल्टीप्लाई करने पे 7 into 3 आ जाएगा, और 7 और 3 को मल्टीप्लाई करने पे जो x का वैल्यू है वो 21। अब यहाँ पे अगर मैं x की वैल्यू 21 रख देता हूँ, x की वैल्यू क्या रख देता हूँ बच्चों 21, तो मैं 21 को जब 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। तो y की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, 21 मल्टीप्लाई बाय 4 कर दीजिए, यू विल गेट द आंसर 84। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में जो x आ रहा है दैट इज योर 21 एंड जो y आ रहा है दैट इज योर 84, एंड दिस विल बी योर ऑप्शन नंबर, कौन सा सही है बच्चों, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो नॉर्मल फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन था, 7 को 3 से मल्टीप्लाई करा तो x आया, x की वैल्यू 7 into 3 करा 21, फिर 21 को हमने 4 से मल्टीप्लाई करा तो वी विल गेट द वैल्यू ऑफ y, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन, जो हमने क्लास में डिस्कस करा हुआ। ठीक है, क्लियर, याद है। सो दीज आर ऑल एमसीक्यू क्वेश्चन जो हमने अभी तक डिस्कस करे हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट जो हम मूव कर रहे हैं वो सारे के सारे जो क्वेश्चंस होंगे दे ऑल ऑफ केस स्टडी, केस स्टडी क्वेश्चन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब केस स्टडी बच्चों क्या चीज है, याद रखना, केस स्टडी अगर पेपर में आएगी तो हर टीचर याद रखना केस स्टडी 4 मार्कर की ही रखता है। मतलब केस स्टडी के टोटल अगर आपको बोलूं कि 80 मार्क्स का अगर हमारा पेपर है तो कितने क्वेश्चन केस स्टडी पे बनेंगे, तो केस स्टडी के टोटल हमारे पास 3 क्वेश्चन आते हैं, 4 मार्क्स ईच। तो अब हम जितने भी इसके बाद आगे हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो सारे के सारे केस स्टडी डिस्कशन है। अब केस स्टडी में बच्चों 2 चीजें ध्यान रखनी है सबने, जो हमने निकालना है उसमें क्या निकालना है, या तो हमें क्वेश्चन का एचसीएफ निकालना है, या तो क्वेश्चन हमें एचसीएफ का पूछेगा, या क्वेश्चन हमें एलसीएम का पूछेगा, या तो क्वेश्चन एचसीएफ का पूछेगा या तो क्वेश्चन एलसीएम का पूछेगा। अब हमें कैसे पता चलेगा एचसीएफ या एलसीएम, कि जो हमें नंबर्स दिए गए हैं, जो हमें नंबर्स दिए गए हैं उन नंबर से अगर हमें छोटा आंसर चाहिए, उन नंबर से अगर हमें छोटा आंसर चाहिए, उन नंबर से अगर हमें छोटा आंसर चाहिए तो वो हमारे सारे क्वेश्चन एचसीएफ के होंगे। और अगर हमें जो नंबर्स दिए गए हैं या हमें जो डाटा दिया गया है उस डाटा से हमें बड़ा आंसर चाहिए, उस डाटा से हमें बड़ा आंसर चाहिए, तो उस केस में हमें हमेशा ही एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो बच्चों अब जो केस स्टडी हम करने जा रहे हैं वो हमें स्टेटमेंट फॉर्म में दी होगी, वो हमेशा 4 नंबर की ही आएगी पेपर में, और उसमें हमेशा 2 ही चीजें हमें फाइंड आउट करनी होती हैं, या तो हमें क्वेश्चन का एचसीएफ फाइंड आउट करना है या क्वेश्चन का हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है। अब एचसीएफ एलसीएम डिपेंड करता है आपके नंबर्स या जो हमें डाटा दिया गया है उसके ऊपर। अगर हमें उन नंबर से बड़ा नंबर या छोटा नंबर पहले ले लेते चाहिए तो उस केस का हमें एचसीएफ निकालना पड़ेगा, और उस डाटा से अगर हमें बड़ा आंसर चाहिए या बड़े नंबर चाहिए तो उस केस में हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा। अब उस केस के लिए हम क्या करेंगे, क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग करेंगे। पहले क्वेश्चन को रीड करेंगे, कहना क्या चाहता है। कहता है वुमेन वांट्स टू ऑर्गेनाइज अ पार्टी, अ वुमेन वांट्स टू ऑर्गेनाइज अ पार्टी, शी बेक्ड 60 कपकेक्स, 60 कपकेक्स बनाए हैं, एंड 45 बर्गर्स, हाँ भी 60 कपकेक्स हैं और 45 बर्गर्स है एट होम, and decided to serve them, and she wants to distribute these cupcakes and burgers equally among them, मतलब सब पे बराबर डिस्ट्रीब्यूट करने। अब वो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि हाउ मेनी गेस्ट शी कैन इनवाइट, कितने गेस्ट को वो इनवाइट कर सकती है, सो दैट जो हमारे पास डाटा दिया है वो इजिली सब में बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, बराबर कपकेक्स बराबर बर्गर्स, है ना। तो हमारे पास क्वेश्चन में क्या है, 60 तो हमारे पास क्या है बच्चों, कपकेक्स है, और 45 क्या है हमारे पास बच्चों, बर्गर्स है। हमारे पास क्या करना है, इनको इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है जितने बंदे आएंगे, गेस्ट आएंगे, कि सबके पास बराबर कपकेक्स और बराबर बर्गर्स डिस्ट्रीब्यूट होते हैं ना। तो अब बच्चों ऑब्वियस सी बात है जो हमें डाटा दिया गया है, ये जो हमें डाटा दिया गया है, इन डाटा से हमें उसको डिस्ट्रीब्यूट जिनको करना है वो नंबर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है, कुछ गेस्ट नंबर्स को। अब वो जो डाटा के कुछ नंबर्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ऑब्वियस सी बात है जिनमें डिस्ट्रीब्यूट होगा उनकी जो वैल्यू होगी इन गिवन डाटा वाली या गिवन नंबर से तो कम होगी, यानी कम होगी, तो इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, एचसीएफ फाइंड आउट करना पड़ेगा। कम होगा तो हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा बच्चों, एचसीएफ फाइंड आउट करना पड़ेगा। जैसे हमारे पास क्वेश्चन में 60 क्या दिए थे, कपकेक्स, और 45 क्या दिए हुए थे,
बर्गर्स। अब हम क्या करेंगे, पहले इनका एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे, सो दैट हमें पता चल जाए हम एक साथ इनको कितने बंदों को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं ना। चलिए, अब अगर हम 60 की प्राइम फैक्टराइजेशन करें, व्हाट इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 60 बच्चों? 2 से डिवाइड करिए, फिर 2 से डिवाइड करिए, फिर 3 से डिवाइड करिए, फिर 5 से डिवाइड करिए। दिस इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 60। नेक्स्ट प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 45। पहले 3 से जाएगा 15, फिर 3 से जाएगा 5, फिर 5 से जाएगा लास्ट में 1। तो बच्चों व्हाट इज द प्राइम फैक्टराइजेशन सर? सर प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 60 सर आ चुकी है आपके पास 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय सर 5। नाउ व्हाट इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 45 सर? 3 रेज़ टू पावर 2 मल्टीप्लाई बाय बच्चों 5 पावर 1 इनटू 1 लिखना है, लिख दीजिए, नहीं लिखेंगे तब भी चलेगा। अब हमने क्या निकालना है बच्चों? इन दोनों में वो फैक्टर निकालना है जो कॉमन है पर जिनकी पावर जो है वो छोटी यानी लेस है। अब कॉमन फैक्टर में देखो बच्चों, 3 दोनों में चल रहा है, कॉमन है, 5 दोनों में चल रहा है, ये भी कॉमन है। अब हमने वो आंसर लेना है जिसकी पावर छोटी है बच्चों, छोटी मतलब जो जिसकी वैल्यू छोटी है या डिग्री छोटी है। तो बच्चों एचसीएफ में एक तो 3 की पावर 1 आएगा बच्चों, और एक दूसरा जो आएगा वो 5 की पावर 1। तो इस क्वेश्चन में जो एचसीएफ है दैट कम्स आउट टू बी बच्चों कितना? 15। कितना आगे सारे बोलो? 15 इज द एचसीएफ। 15 इज द एचसीएफ। कैसे आया बच्चों? पहले हमने 60 की प्राइम फैक्टराइजेशन करी जो कि आया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। फिर हमने बच्चों 45 की प्राइम फैक्टराइजेशन करी 3 इंटू 3 इंटू 5। बच्चों अब दोनों में कॉमन फैक्टर में एक तो 3 कॉमन है और एक 5 कॉमन है और डिग्री में पावर 1 बना, यानी मैक्सिमम मैक्सिमम हम मैक्सिमम कितने बंदे इनवाइट कर सकते हैं? हाउ मेनी गेस्ट्स कैन इनवाइट सो दैट ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। तो हमारे पास जो फर्स्ट केस का आंसर है दैट इज योर 15। मतलब हमारे पास 15 बंदे एट द मोस्ट उस पार्टी में आ सकते हैं, सो दैट ये जो 60 कपकेक्स है और ये 45 बर्गर्स हैं ये इक्वली हम डिवाइड कर सके। सो द फर्स्ट पार्ट इज द एचसीएफ ऑफ द गिवन डाटा, जो कि हमारे पास क्या आ गया? 50। अब सेकंड कहता है कि हाउ मेनी कपकेक्स, मतलब ये जो 15 बंदे आए हैं उनको कितने कपकेक्स और कितने बर्गर्स मिलने वाले, वो भी आपको पता है हर इंडिविजुअल बंदे को मिलेगा। अब हर इंडिविजुअल बंदे को अगर हमने निकालना है तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हमारे पास आगे कपकेक्स, क्या आगे सारे बोलो? कपकेक्स। कपकेक्स कितने थे बच्चों? 60। और हमारे पास मैक्सिमम मेंबर्स कितने थे बच्चों उस पार्टी के लिए? 15। तो इसका मतलब अगर मैंने 60 कपकेक्स 15 बंदों में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं तो इसका मतलब हर एक बंदे को कितने कपकेक्स मिलेंगे? 4 मिलेंगे। ऑब्वियस सी बात है, एक बंदे को 4, एक बंदे को 4, एक बंदे को 4, टोटल 15 बंदे तो 60 डिस्ट्रीब्यूट हो गए। ये तो आ गए कपकेक्स। सेकंड केस क्या है? बर्गर कितने डिस्ट्रीब्यूट होंगे? बर्गर्स कितने डिस्ट्रीब्यूट होंगे? बर्गर्स टोटल बच्चों हमारे पास थे 45 हमने किस में डिस्ट्रीब्यूट करने थे सर? हमने 15 बंदों में डिस्ट्रीब्यूट करने थे। तो इसका मतलब ईच पर्सन विल गेट 3 बर्गर्स। तो यानी सेकंड पार्ट में उसने क्या पूछा था कि हाउ मेनी कपकेक्स ईच पर्सन वुड गेट एंड हाउ मेनी बर्गर्स ईच पर्सन वुड गेट। तो यानी 4 जो है हर बंदे को कपकेक्स मिलेंगे और जो 3 होगा वो हर बंदे को क्या मिलेंगे? बर्गर्स मिलेंगे। एंड वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर केस स्टडी। बच्चों पेपर में यही तरीके का क्वेश्चन आता है केस स्टडी का, जिसमें आपको क्या होगा कि डाटा दिया होगा और उसमें आपको खुद डिसाइड करना है कि हमें क्वेश्चन में एचसीएफ फाइंड आउट करना है या एलसीएम। मैंने अभी बोला अगर हमें जो डाटा दिया है उससे छोटा नंबर फाइंड आउट करना है, उससे छोटा आंसर चाहिए तो वो एचसीएफ का क्वेश्चन होगा, और हमें जो डाटा दिया गया है उससे बड़ा आंसर हमें चाहिए तो उसका मतलब हमें एलसीएम निकालना है। तो हमें 60 कपकेक्स और 45 बर्गर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है और हम मैक्सिमम कितने बंदों को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं हमें वो फर्स्ट केस में फाइंड आउट करना था। तो दैट्स व्हाई हमने फर्स्ट पार्ट में उसका क्या निकाला बच्चों? एचसीएफ यूजिंग व्हिच मेथड सर? यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। देन हमने कहा उस पार्टी में मैक्सिमम 15 गेस्ट आ सकते हैं। यस सर। अब उसने क्या बोला? हर गेस्ट को कितने कपकेक्स और हर गेस्ट को कितने बर्गर्स आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे। अब हमारे पास कपकेक्स थे 60, बंदे आए हैं कितने? बंदे कितने आए एक साथ? 15। तो हर बंदे को कितने कपकेक्स डिस्ट्रीब्यूट हुए बच्चों? हर बंदे को 4 डिस्ट्रीब्यूट होंगे। अब सेकंड केस कहता है भी बंदे 15 है, बंदे हमारे पास 15 है, मैक्सिमम बर्गर्स हमारे पास टोटल कितने? 45। अब हर बंदा कितने बर्गर्स लेगा? 45 डिवाइडेड बाय 15 दैट इज इक्वल टू 3 ईच। यस है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एज अ केस स्टडी। प्लीज इसको वीडियो को पॉज करो एंड नोट इट। ठीक है, क्लियर? चलिए बच्चों, अब हम आ रहे हैं बच्चों अगेन एक और केस स्टडी को लेके, अगेन एक और स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बच्चे इसी में कंफ्यूज होंगे बच्चों कि फाइंड क्या करना है सर, एचसीएफ या एलसीएम। ये सारा का सारा क्वेश्चन डिपेंड करता है आपके गिवन डाटा पे। अब डाटा क्या दिया हुआ है देखिए, केरोसिन एंड प्रोफामिन और लैंप ऑयल इज
combustible hydrocarbon liquid which is derivative from a petroleum. Kerosene uses for vary from fuel for oil lamps to cleaning the agents, jet fuel, heating oil और fuel for cooking. ये सब डाटा irrelevant है. मेन कंसेप्ट जो होता है वो यहीं से स्टार्ट होगा, ये वाला. क्वेश्चन क्या कहता है? टू ऑयल टैंकर्स कंटेन्स, पहला वाला 825 लीटर्स. पहले वाला टैंकर कितना है? 825 लीटर्स. 825 लीटर्स है ना जी. दूसरा क्या था? 675 लीटर्स. यस है सारे, बोलो यस है. चलिए, ऑफ केरोसिन ऑयल रिस्पेक्टिवली. पहले वाले टैंकर में 825 लीटर्स है, दूसरे वाले में 675 लीटर्स ऑफ केरोसिन रिस्पेक्टिवली. क्वेश्चन क्या कहता है अभी ध्यान से देखिए. फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी, फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ कंटेनर. उस कंटेनर की सबसे मैक्सिमम कैपेसिटी चाहिए कि विच कैन मेजर द केरोसिन ऑयल ऑफ बोथ द टैंकर्स व्हेन यूज्ड एट एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स. मतलब इनको जिस कंटेनर में मैंने डालना है उसमें मैं मैक्सिमम कितना 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 लीटर डाल सकता हूं. तो ऑब्वियस सी बात है, जो हमारे पास ये नंबर्स है वो नंबर से हमें क्या चाहिए? आंसर, छोटा आंसर चाहिए. अगर आंसर छोटा चाहिए तो इसका मतलब जो हमें आंसर है वो एचसीएफ के फॉर्म में आएगा, बिकॉज मैक्सिमम कैपेसिटी मतलब इन दोनों को हम मैक्सिमम इस कंटेनर में डाल रहे हैं, उसकी मैक्सिमम से मैक्सिमम कैपेसिटी क्या हो सकती है? दैट इज कॉल्ड एचसीएफ. एचसीएफ क्यों? क्योंकि आंसर जो होगा वो इन दोनों से छोटा आएगा. तो अगर मैं 825 की फैक्टराइजेशन करूं तो इसकी फैक्टराइजेशन हम अलग करेंगे, और 625 की अगर मैं फैक्टराइजेशन करूं तो इसके हम फैक्टराइजेशन अलग. पहले किसके टेबल से जाएगा बच्चों? पहले ट्राई करते हैं 3 के टेबल से चला जाए. 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 5 जा. अब मेरे ख्याल से 3 से जाएगा नहीं तो मैं 5 से ट्राई कर लेता हूं. 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 5 5 जा चला गया. फिर 5 से जाएगा बच्चों 11, फिर 11 से जाएगा, लास्ट कम्स आउट टू बी 1, है ना. चलिए, सेम इसको भी 3 से ट्राई करते हैं. पहले 3 से जाएगा 2 जा 3 2 जा अगेन सर 3 5 जा. 3 से फिर जा रहा है बच्चों 3 7 जा 3 5 जा अगेन सर 3 से जा रहा है सर, तो ये 3 2 जा चला गया 3 5 जा. लास्ट 5 से जाएगा, फिर 5 से जाएगा, एंड लास्ट रिमाइंडर कम्स आउट टू बी 1. सो व्हाट इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ सर 825? सर 825 की प्राइम फैक्टराइजेशन आती सर 3 पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 5 पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 1. एंड व्हाट इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 625? सर 625 में देखिए 3 की पावर कितनी आ रही है? 3 आ रही है, तो 3 की पावर 3, 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय बच्चों 1. अब बच्चों हमें क्या फाइंड आउट करना है? व्हाट इज द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ द कंटेनर? व्हाट इज द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ द कंटेनर? उस कंटेनर की मैक्सिमम कैपेसिटी बताइए जो इन तीन दोनों को होल्ड कर सके. तो इसका मतलब हमें एचसीएफ फाइंड आउट करना है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सर एचसीएफ? सर जो दोनों में कॉमन है, जो दोनों में कॉमन है और जिसकी पावर छोटी पावर. तो एक तो 3 की पावर 1 और एक सर 5 की पावर सर 2. 5 की पावर 2 दोनों में सेम ही है, तो हम 5 की पावर 2 ही ले लेंगे. तो व्हाट वुड बी योर आंसर? 3 into 25 जो कि आ जाएगा 75. तो मतलब जो मैक्सिमम कैपेसिटी है, मैक्सिमम कैपेसिटी जो है कंटेनर की जिसमें ये दोनों आ सकते हैं, वो कैपेसिटी होल्ड करता है 75 लीटर्स की. कितने लीटर की सारे बोलो? 75. अब क्वेश्चन क्या कहता है? हाउ मेनी टाइम्स वी हैव यूज्ड द कंटेनर फॉर बोथ द टैंक्स टू फिल. हमने कितनी बार यूज करा है, मतलब टोटल पूछ रहा है कि भाई टोटल बताइए दोनों टाइप्स के कितने हमने कंटेनर, कितने टाइम्स हमने उस कंटेनर को यूज करा है सो दैट उसको हम फिल कर पाए. तो अगर मैं पहले वाले के लिए देखूं तो अगर मैं 825 को 75 से डिवाइड कर देता हूं, 825 को 75 से डिवाइड कर देता हूं, तो मुझे कितनी बार यूज करना पड़ेगा उस कंटेनर को सो दैट ये पूरा का पूरा उसके अंदर आ जाए? 75 वन जा 75 ही आ गया बच्चों. फिर हमारे पास अगेन 1 रह गया, 7 रह गया, 7 into 5 5 ही आ गया. तो अगेन हमारे पास जो 1 से जाएगा, तो इसका मतलब हमें 11 टाइम्स उस कंटेनर को यूज करना पड़ेगा जिससे कि ये सारा का सारा ऑयल उस कंटेनर के अंदर चला जाए. फर्स्ट केस. अब सेकेंड केस क्या कहता है? 11 टाइम्स लिख देना साथ में. सेकेंड केस कहता है सेकेंड वाले के लिए हमें कितने टाइम्स यूज करना पड़ेगा कंटेनर को? मेरे ख्याल से ये नंबर में अगर एग्जैक्टली डिवाइड करूं तो ये एग्जैक्टली 9 से चला जाएगा, बिकॉज 9 5 जा 45, 9 7 जा 63, 63 प्लस 4 75. तो इसका मतलब 9 टाइम्स जो है इस कंटेनर का यूज करना पड़ेगा सो दैट ये वाला जो ऑयल है पूरा का पूरा उस कंटेनर के अंदर चला जाए. अब उसने क्या पूछा था? हाउ मेनी टाइम्स वी हैव टू यूज द कंटेनर फॉर बोथ द टैंकर्स. मतलब टोटल हमें कितना टाइम लगेगा? तो इट विल टेक हाउ मच? 20 टाइम्स. मतलब हमें 20 बार उस चीज को यूज करना पड़ेगा सो दैट
कि हम वो दोनों ऑयल्स को उस कंटेनर के अंदर डाल सके। बोलो मेरी बात क्लियर है? क्लियर है। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या था, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑयल कंटेनर्स, जिसमें फर्स्ट में 825 लीटर्स था, सेकंड में 625 लीटर्स था। हमें दोनों से एक ऐसा कंटेनर फाइंड आउट करना है जो मैक्सिमम से मैक्सिमम ऑयल दोनों से निकाल सके। तो यानी वो नंबर, छोटा नंबर चाहिए जो हमें डाटा दिया गया है, तो इसका मतलब एचसीएफ निकालना है। तो जब हमने दोनों की प्राइम फैक्टराइजेशन करी और सॉल्व करा तो एचसीएफ कम्स आउट टू बी 75। तो मतलब ऐसा कंटेनर जो दोनों को मैक्सिमम होल्ड कर सके, तो उसका मतलब हमें उसका क्या निकालना पड़ेगा, एचसीएफ। एचसीएफ मतलब उसका आंसर आ गया 75 लीटर्स। अब सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, अभी हाउ मेनी टाइम्स वी हैव टू यूज द कंटेनर, कि हमें दोनों को बारी बारी जब उस कंटेनर में डालेंगे ऑयल, कितनी बार यूज करना पड़ेगा। जो फर्स्ट कंटेनर था वो था ऑयल वाला, वो 825 था, और मैक्सिमम जिसमें हमने डालना है उसकी 75 की कैपेसिटी है, तो हमें 11 बार उस कंटेनर को यूज करना पड़ेगा, सो दैट 825 लीटर्स ऑफ ऑयल हम यूज कर पाए। सेकंड केस में कहता है अभी 675 जो है वो सेकंड वाला कंटेनर है जो कि हमारे पास दिया हुआ है, तो उसके बाद 675 लीटर्स ऑफ द केरोसिन ऑयल, तो अगर मैं उसको उस वाले को 75 से डिवाइड करूंगा तो उस केस के लिए जो कंटेनर यूज होगा दैट इज यूज हाउ मेनी टाइम्स, 9 टाइम्स। अब उसने क्वेश्चन क्या पूछा था, उस कंटेनर को हम कितनी बार यूज करेंगे सो दैट हम दोनों ऑयल उसमें फिल कर सके, तो आंसर इज 11 प्लस 9, सो टोटल इज इक्वल टू 20 टाइम्स। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड प्लीज नोट डाउन करिए, एंड अगेन दिस क्वेश्चन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। चलिए बच्चों, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, वन ऑफ द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट केस स्टडी, मोस्ट इंपॉर्टेंट केस स्टडी, बहुत ही इंपॉर्टेंट केस स्टडी है ये आपकी 10th क्लास की, और रियल नंबर्स की सबसे मेन केस स्टडी है। और ये याद रखना, ये जो मैं केस स्टडी करवाने जा रहा हूँ ये तो डेफिनेटली पेपर में पूछी जाने वाली केस स्टडी, और अगेन 4 नंबर की। बच्चों प्रॉब्लम इस केस स्टडी में क्या है कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इस क्वेश्चन में ही स्पेशली कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि इसमें दोनों वर्ड्स आ गए, मिनिमम भी वर्ड आ गया है और मैक्सिमम वर्ड भी आ गया है। तो बच्चे इस क्वेश्चन में सिर्फ इसी बात पे कंफ्यूज होते हैं, सर इस क्वेश्चन में तो मिनिमम भी दे दिया, इस क्वेश्चन में तो मैक्सिमम दे दिया, तो अब हमें फाइंड आउट क्या करना है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि ऑलवेज नॉट जज की भी हमेशा एचसीएफ मिनिमम मैक्सिमम से कैलकुलेट होगा। हमेशा जो एचसीएफ एलसीएम होगा वो गिवन डाटा पे डिपेंड करता है कि भाई डाटा क्या चीज है, उस डाटा के थ्रू हम बताएंगे कि हमें उस क्वेश्चन का एचसीएफ निकालना है या उस क्वेश्चन का क्या निकालना है बच्चों, एलसीएम। जैसे अब इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, जरा ध्यान से पढ़िएगा बच्चों, क्वेश्चन की स्टेटमेंट कहता है अ सेमिनार इज बीइंग कंडक्टेड बाय educational organization where the participant will be a educator of a different subject। participants दिए हुए, ध्यान रखना हमें, the number of participants in हिंदी के एजुकेटर 60 हैं, इंग्लिश के एजुकेटर्स 80 है, और मैथमेटिक्स के जो एजुकेटर्स हैं वो कितने हैं, 108। हिंदी वाले एजुकेटर बच्चों हमारे पास कितने हैं, सारे बोलो 60। दूसरे जो हमारे एजुकेटर थे वो इंग्लिश वाले थे, दैट इज 84, और तीसरे जो एजुकेटर थे वो हमारे पास मैथ्स वाले थे, वो हमारे पास 1808। अब क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है जरा ध्यान से देखिए, कहता है इन ईच रूम, हर रूम में द सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स आर टू बी सीटेड, हर रूम में सेम बंदे ही हम रखेंगे, एंड ऑल ऑफ देम बीइंग इन द सेम सब्जेक्ट, मतलब सेम सब्जेक्ट वाले, मतलब अगर हिंदी वाले होंगे तो वो एक ही रूम में होंगे सारे के सारे, और अगर इंग्लिश वाले होंगे तो वो सारे के सारे एक रूम में होंगे, और मैथ्स वाले होंगे तो वो सारे के सारे एक रूम में ही जाएंगे, ठीक है। अब वो कह रहा है फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन ईच रूम, मतलब एक रूम में मैं मैक्सिमम कितने बंदे रख सकता हूं। अब सपोज करो कल बच्चा कहता है सर 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 हमें इसका एलसीएम निकाल लेना चाहिए। अब मैं कहता हूं चल तूने एलसीएम निकाला, तो अब जो एलसीएम आएगा वो जो इन नंबर से तो बड़ा नंबर आएगा। अब बड़ा नंबर आएगा तो क्या, अगर मेरे पास हिंदी के पार्टिसिपेंट्स हैं, क्या मैं 240 पार्टिसिपेंट हिंदी के रख सकता हूं, नहीं रख सकता। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में जब कोई बच्चा एलसीएम निकाल रहा है तो उसे खुद अंडरस्टैंड हो जाना चाहिए कि जो मेरा आंसर है वो आंसर इन गिवन नंबर से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, मतलब गिवन डाटा से छोटा आंसर चाहिए। तो इस क्वेश्चन में हमने एचसीएफ कैलकुलेट करना है, एचसीएफ कैलकुलेट करना है, ना कि एलसीएम। क्यों, क्योंकि सर इसमें तो मिनिमम वर्ड भी आ गया, सर इसमें मैक्सिमम। बच्चों मिनिमम और मैक्सिमम से ये चीज डिसाइड नहीं होती हमने क्या निकालना है, मेन चीज जो होती है वो डाटा से होती है कि हमारे पास जो डाटा दिया है, नंबर्स दिया है, वो क्या दिया हुआ है। अब ऑब्वियस सी बात है अगर तुम इसका एलसीएम निकालते तो एलसीएम इनके मल्टीपल में आता, मल्टीपल में मान लीजिए 1080 आ गए या 2160 आ गए, तो बच्चों हमारे पास पार्टिसिपेंट इतने हैं और हम कह रहे हैं कि हम मैक्सिमम एक रूम में इतने पार्टिसिपेंट रख सकते हैं, क्या ये पॉसिबल है।
कि अगर मैं इसका एलसीएम निकालूं 1080 आ जाए, क्या मैं एक रूम में 1080 पार्टिसिपेंट रखूंगा? नो, क्योंकि मेंबर्स ही इतने हैं, तो ऑब्वियस ही बात है जो एक कमरा होगा उसमें इनसे कम नंबर्स आएंगे, मतलब इनसे छोटे नंबर्स आएंगे। छोटा नंबर मतलब हमें पता है हमें इसका एचसीएफ फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है बच्चों? वी नीड टू कैलकुलेट द एचसीएफ ऑफ दिस थ्री नंबर्स। पहला नंबर बच्चों हमारे पास क्या है सर? 60। व्हाट इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 60 सर? 2 से जाएगा, 15 से जाएगा, 3 से भी जाएगा और 5 से भी जाएगा, और लास्ट नंबर बच्चों 1। अब सेकंड नंबर हमारे पास क्या था बच्चों? 84। 84 की भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 से जाएगा 42, फिर 2 से जाएगा 21, फिर हमारा 3 से जाएगा 7, फिर 7 से जाएगा, एंड लास्ट नंबर कम्स आउट टू बी बच्चों 1। सेकंड नंबर भी हमने कंप्लीट कर लिया। थर्ड नंबर हमारे पास बच्चों 108। पहले 2 से जाएगा तो 54, 2 से जाएगा 54, फिर 2 से जाएगा बच्चों 27, फिर 3 से जाएगा बच्चों 9, फिर 3 से जाएगा बच्चों, फिर लास्ट में 3 से, एंड लास्ट कम्स आउट टू बी बच्चों 1। तो बच्चों हमने क्या करा इस क्वेश्चन में पहले हमने 60 की प्राइम फैक्टराइजेशन करी, फिर 84 की प्राइम फैक्टराइजेशन करी, फिर हमने 108 की प्राइम फैक्टराइजेशन करी। अब बच्चों 60 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आई है बच्चों? 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 1। 1 लिखना है लिख दीजिए, नहीं लिखोगे तब भी चल जाएगा। सेकेंड नंबर हमारे पास 84। 84 में 2 की पावर 2 आ रहा है, 3 भी आ रहा है, 7 भी आ रहा है और 1 भी आ रहा है। लास्ट नंबर बच्चों 108, उसमें 2 की पावर 2 आएगा, 3 की पावर 3 आएगा, मल्टीप्लाई बाय कुछ नहीं है तो 1 तो आएगा ही आएगा। अब हमने क्या करा बच्चों? इन तीनों की सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर ली। इन तीनों की सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर ली। अब मैंने कहा भी इन सब से हमें क्या चाहिए? इन सब से हमें क्या चाहिए? इन सब से छोटा नंबर, कम वाला नंबर चाहिए, मतलब लेस नंबर चाहिए। सो व्हाट वी नीड टू कैलकुलेट? वी नीड टू कैलकुलेट द एचसीएफ। वी नीड टू कैलकुलेट द एचसीएफ। एचसीएफ मींस क्या होगा बच्चों? जो दोनों के कॉमन फैक्टर्स हैं वो लिखने हैं, पर जिनकी पावर कम है। तो अगर मैं इन दोनों के कॉमन फैक्टर्स देखूं तो 2 है, 2 में सबसे छोटी पावर 2 ही आएगी। 3 में कॉमन फैक्टर 3 ही है, और सबसे छोटी पावर 3 की पावर 1। तो 2 की पावर 2, 4, 4 इंटू 3 करेंगे तो यू विल गेट आंसर 12। सो यानी 12 क्या आ रहा है सर? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 12? मतलब एक सब्जेक्ट के मैक्सिमम 12 ग्रुप वाले 12 बंदों को हम एक रूम में रख सकते हैं। 12 बंदों को हम एक सब्जेक्ट वाले एक सब्जेक्ट मतलब इंडिविजुअल सब्जेक्ट जो भी है उसके मैक्सिमम एक रूम में कितने बंदे आ सकते हैं? 12 बंदे आ सकते हैं। तो ये मैक्सिमम कैपेसिटी है, मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ व्हाट? ऑफ पार्टिसिपेंट्स। मतलब ये एक रूम में आने वाले पार्टिसिपेंट्स हैं जो मैक्सिमम हम रख सकते हैं। और ये आपका जो फर्स्ट पार्ट है उसका आंसर है, दैट इज योर 12। मतलब एक रूम में मैक्सिमम ईच सब्जेक्ट वाले कितने बंदे आ सकते हैं? 12 बंदे आ सकते हैं। मतलब चाहे वो हिंदी वाले हों, चाहे वो इंग्लिश वाले हों, चाहे वो मैथ्स वाले हों, एक रूम में मैक्सिमम हम क्या कर सकते हैं? 12 बंदों को रख सकते हैं। क्लियर है मेरी बात? इतनी बात समझ आए? चलो सेकंड पार्ट देखते हैं क्या कह रहा है। द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स, मतलब कम से कम कितने रूम्स की जरूरत है सो दैट ये सारे के सारे बंदे अकोमोडेट करते। तो अब हमें हर 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 इंडिविजुअल पार्टिसिपेंट जो दिए उनके लिए रूम एलोकेट करना है। तो अगर पहले बंदे हमारे पास हिंदी के 60 है तो उनके लिए हम देखते हैं कितने रूम्स को हमें एलोकेट करना पड़ेगा, यानी कितने रूम्स को अवेलेबल करना पड़ेगा। तो हिंदी वाले जो बंदे हैं, हिंदी वाले जो बंदे हैं वो 60 है। तो 60 को अगर मैं 12 से डिवाइड करूं तो हिंदी वालों के लिए मिनिमम कम से कम 5 रूम तो हमें हिंदी वालों को देने ही पड़ेंगे। बिल्कुल सही है सर। नेक्स्ट सर, इंग्लिश वाले टोटल पार्टिसिपेंट 84 और हमारे पास एक रूम में मैक्सिमम 12 बंदे आएंगे। तो इसका मतलब हमारे पास इंग्लिश के लिए कम से कम मिनिमम 7 रूम रखने पड़ेंगे। और हमारे पास लास्ट जो सब्जेक्ट है दैट इज मैथ्स के हमारे पास 108 पार्टिसिपेंट थे, और अगर मैं उसको 12 से डिवाइड करूं सो व्हाट वी विल गेट सर? मिनिमम से मिनिमम कम से कम उनके लिए हमें 9 रूम्स तो एलोकेट करने ही पड़ेंगे। तो यानी हिंदी के लिए अगर एक रूम में 12 बंदे आ रहे हैं हिंदी वाले, तो 60 टोटल हिंदी के बंदे हैं, तो उनके लिए हमें 5 रूम का अरेंजमेंट करना पड़ेगा। इंग्लिश वाले अगर हमारे पास एक रूम में 12 बंदे रखेंगे तो उनके लिए हमें टोटल 84 है हमारे पास, उनके लिए हमें 7 रूम एलोकेट करने पड़ेंगे। और अगर मैथमेटिक्स वाले बंदे टोटल 108 है तो हमें कम से कम एक रूम में 12 रखने हैं, तो इसका मतलब हमें कम से कम 9 रूम्स बनाने पड़ेंगे। सो द मिनिमम रूम्स रिक्वायर्ड इज इक्वल टू हाउ मच सर? 5 + 7 + 9। तो मतलब मिनिमम हमें उनको कम से कम रखने के लिए कितने रूम्स की जरूरत पड़ेगी सर?
एटलीस्ट कम से कम बच्चों, अगर मैं चाहता हूं कि भाई मेरे पास ये बंदे आए तो मुझे कम से कम 21 रूम की जरूरत पड़ेगी। कितने रूम्स की जरूरत पड़ेगी बच्चों? 21 रूम्स को एक्वायर करना पड़ेगा, सो दैट सारे के सारे पार्टिसिपेंट उसमें एलोकेट हो जाए। तो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा हाई लेवल का क्वेश्चन है, और पेपर में इस तरीके का क्वेश्चन ही आपसे एग्जाम में पूछता है कि बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर वही वर्ड आ गया, मैक्सिमम भी आ गया, मिनिमम भी आ गया, निकालना गया। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, डाटा जो हमें दिया था हिंदी का, इंग्लिश का और मैथ्स का दिया हुआ था, तो हमने क्या करा, उस डाटा से पहले ये गेस करा एलसीएम निकालना है या एचसीएफ निकालना है। एलसीएम निकालेंगे तो उस डाटा से बड़ा नंबर आएगा, ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि इनसे बड़ा नंबर हम फाइंड आउट कर ले, क्योंकि नंबर ही इतने गिवन है तो ऑब्वियस ही बात इनसे छोटा ही नंबर आएगा। यस सर, चलिए ये तो हमें पहले ही क्लियर हो गया कि हमें इस क्वेश्चन में व्हाट वी नीड टू कैलकुलेट, वी नीड टू कैलकुलेट द एचसीएफ। सो देन हमने इन तीनों की क्या करी बच्चों, प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन के बाद हमने इस क्वेश्चन का क्या निकाल दिया बच्चों, एचसीएफ। एचसीएफ निकालने के बाद हमें पता चल गया कि भी मैक्सिमम 12 बंदे होंगे एक साथ जो किसी रूम के अंदर हम एलोकेट कर सकते हैं। अब प्रॉब्लम इज व्हाट कि पहले केस का आंसर तो हमने बोल दिया कि हर सब्जेक्ट के लिए हमें 12 बंदे एक ग्रुप में डालने पड़ेंगे। सेकंड केस कहता है अब हमें ये जो सारे बंदे इनको रूम में भी रखना है, तो उसके लिए हमें मिनिमम कितने रूम्स की जरूरत पड़ेगी। तो उसके लिए हमने क्या करा बच्चों, पहले 60 को 12 से डिवाइड करा, तो इनके लिए हमें 5 रूम चाहिए होंगे। इंग्लिश के 84% थे यानी पार्टिसिपेंट्स थे, उसको हमने 12 से डिवाइड करा, तो इसके लिए हमें 7 रूम्स एटलीस्ट चाहिए होंगे। देन उसके बाद मेरे पास 108 बंदे कौन से थे, मैथमेटिक्स वाले थे, और एक रूम में हम मैक्सिमम 12 रख सकते हैं, तो 12 को इससे डिवाइड करा, तो इसके कितने रूम्स बनने पड़ेंगे, 9। अब उसने क्वेश्चन में क्या पूछा था कि व्हाट इज द मिनिमम रूम्स, व्हाट इज द मिनिमम रूम्स रिक्वायर्ड, मतलब मिनिमम रूम्स कितने की जरूरत पड़ेगी, कितने रूम्स कम से कम चाहिए। तो पहले केस के लिए हिंदी के लिए हमें 5 रूम चाहिए, इंग्लिश के लिए हमें 7 रूम चाहिए, और हमें मैथ्स के लिए टोटल 9 रूम्स चाहिए। तो इसका मतलब हमें कम से कम 21 रूम्स की रिक्वायरमेंट है, सो दैट ये सारे के सारे जितने पार्टिसिपेंट्स हैं वो सारे के सारे उसमें एलोकेट। क्लियर है मेरी बात, समझ आ गया? प्लीज वीडियो को पॉज करिए एंड प्लीज नोट इट।